भारतीय थारू कल्याण महासंघ का इतिहास। सच में देखा जाए तो थारी जाति के लिए तीन समस्या बराबर कहा जाता है: जंगल, जनी और जमीन। शुरू से ही रटता आ रहा है लोग। 1969 में ही हम लोगों का जलावन वगैरह बंद हो गया जंगल से, जिसके चलते पूरे थारू समाज में एक तरह से सब लोगों का चिंता हो गया कि कैसे हम लोगों की जलावन पूर्ति हो, लकड़ी और ने भी वन पैदावार कैसे हमें मिले। इसके लिए सभी लोग धीरे धीरे संगठित होने लगे। उसी समय 1969 में ही गनौली डक बंगला में जी आपके चेंगवन क्षेत्र से रामनाथ का जी ना हाँ अच्छा वो नहीं गोपी जी के बाबू जी धवल खतैत। हाँ, चेंगवन से धवल खतैत, उधर रामगिर बरगावा से लक्ष्मण जी, राजपुर चौपारण से आपके चौपारण से बंसी मास्टर, राजपुर से प्रोफेसर साहब यहाँ के ना वो नहीं मेथी वाला बनकटवा, ये महतो वाला खूबलाल महतो या अन्य नेता लोग वहाँ गनौली में पहुँचे लोग जी, और वहाँ जाकर के पदाधिकारी से बातचीत की। वहाँ पदाधिकारियों के द्वारा कुछ अवहेलना की गई, जिसके कारण इन लोगों के मन में एक भावना हुई कि हम लोग क्यों नहीं संगठित होकर के मांग करें या जंगल से हम लोग के विषय में संघर्ष करें। इसी को लेकर के सबसे पहले उन लोगों ने हरनाटाण में 1970 में एक मीटिंग की, और वह मीटिंग रामगिर बरगावा से लेकर के और आपके वाल्मीकि नगर तक के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। और उस समय उसका रूप जो बदल गया, वह केवल जंगल ही नहीं बल्कि हुआ कि सभी समस्याओं को लेकर ही हम लोग बात करें और काम करें। और इसके लिए उन लोगों ने कहा कि एक संगठन बनाया जाए, जिसका नाम उन्होंने रख दिया कि भारतीय थारू कल्याण महासंघ। दूसरे साल 1971 में आपके सहोदरा में एक बैठक हुई, और ख़ास करके पूर्वी क्षेत्र के रामगिर बरगावा जमौली क्षेत्र के लोग काफ़ी जागरूक हुए, और सब लोगों ने मिलकर के वहाँ बैठक की, और बैठक करके और उन्होंने बजाते पूरा बायलॉज उसका तैयार करके और भारतीय थारू कल्याण महासंघ का निर्माण किया, जिसके चलते वो धीरे धीरे हम लोगों की मांग जो है वो बढ़ता गया। और इतना ही नहीं बल्कि संगठन के बाद हम लोगों में यह भावना आने लगी सभी लोगों में कि क्यों नहीं हम लोग भी ट्राइबल के लिए प्रयास करें, कि यूपी के थारू आपका ट्राइबल में है, और ऐसे अखबार वगैरह में पढ़ा जाता था कि असम का जाति है जो थाडू लिखता है वो भी ट्राइबल में है, उड़ीसा में एक जाति जो थरुआ लिखता है वो भी ट्राइबल में है। तो हम लोग उसी में से हैं। आज हम लोगों को सरकार कुछ सुविधा नहीं दे रही है, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास जारी किया। और 1973 में बिहार सरकार में हमारे जो माननीय जो प्रेम नारायण गढ़वाल जो MLC हुए, और उन्होंने MLC थे और वहाँ विधान परिषद में लिख करके दिया कि थारू जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाए। अगर सच में देखा जाए तो भारतीय थारू कल्याण महासंघ का ही देन है कि पहला थारू जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वह MLC में के रूप में प्रेम नारायण गढ़वाल को चुना गया। उसके बाद से हमारा सरकार पर हम लोग धीरे धीरे दबाव डालने लगे। सरकार ने एक गठन किया जिसका नाम था मुंगेरी लाल आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह जो है आपका सबसे पहले बिनौलिया में आया। बिनौलिया में आकर के उन लोगों ने थारू के कल्चर को, थारू के गीतों को, थारू के हर चीज़ को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वो गए लोग
और बिहार सरकार को दे दिया कि नहीं, थारू जाति जो है वो चेरो जाति से मिलता जुलता है और इन्हें अनुसूचित जाति में रखा जाए। 1976 में माननीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे, उन्होंने भारत सरकार के पास हम लोग का जो अनुशंसा था वो भेज दिया और 76 से ही दिल्ली में हम लोगों का जो फाइल वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो काम ट्राइबल में काम नहीं हो रहा था। जब भी हम लोग पत्राचार करते थे दिल्ली में, वहाँ से बराबर यही हमें खबर मिलती थी, जवाब दिया जाता था कि जब तक ले व्यापक बिल नहीं आएगा तब तक आप लोगों का काम नहीं होगा। हम लोग प्रयास करते रहे, प्रयास करते 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 आपका बीच में भी 1992 में भी एकाएक ऐसा खबर मिला हम लोगों को कि कुछ जातियों को सरकार जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने जा रही है। यह हल्ला हुआ, उसके बाद में बहुत सी जातियां जो है एप्लीकेशन देना शुरू कर दी, जिसके कारण सरकार के सामने एक समस्या हो गई कि भाई इतनी जाति को कैसे मैं करूंगा। उन लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी विभाग को दिया, उसके बाद में पटना में जो क्या कहते हैं कि अनुग्रह नारायण इंस्टीट्यूट है, उसमें दिया गया जांच करने के लिए। और सब जगह से जांच करने के बाद बिहार के से 3 जातियों को चयन करके भारत सरकार में भेजा गया, थारू, कोल, कंवर को। और यह आपका 18 दिसंबर 2002 में पार्लियामेंट में बिल आया और वह पास हो गया। और 8 जनवरी 2003 को भारत सरकार ने गजट में निकाल दिया कि थारू जाति को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया। किताब भी निकल गया, जो जिस दिन से हम लोग बराबर हम लोगों को सुविधा मिल रही है। और 8 जनवरी यही कारण है कि 8 जनवरी को हम लोग थारू महोत्सव के रूप में पूरे थारू समाज में हम लोग उत्सव मनाते हैं। आदिवासी दिवस, और आदिवासी दिवस के वही थारू महोत्सव के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। आज पहले हम लोग केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण में सीमित थे, लेकिन आज हमारी संस्था जो है उत्तर बिहार, उत्तराखंड और नेपाल सभी को हम लोगों ने एक साथ अब संगठित करके आगे अपना विकास का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब हमारे जो नौजवान हैं या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन लोग भी अब राजनीति में अपना कदम बढ़ा दिया है और काम कर रहा है लोग। और मैं आशा करता हूँ कि अगर इसी तरह का लगन रहेगा तो हमारा थारू समाज एक दिन जरूर आगे हर क्षेत्र में बढ़ेगा। उपलब्धियों के बारे में और हम जानना चाहेंगे कि जब तक हम लोग आदिवासी में नहीं थे तो हम लोग किस कैटेगरी में आते थे? और बतलाता हूँ जी। तो जब तक हम लोग ट्राइबल में नहीं थे तो हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते थे, ओबीसी में आते थे, जिसके कारण हम लोग को इतनी सुविधा नहीं मिलती थी। और इतना ही नहीं बल्कि अगर सच में देखा जाए तो हम लोग थारू में भी आपस में संगठित नहीं थे। हम लोगों में बहुत कुरियाँ हैं, जैसे रौतार हुआ, गढ़वरिया हुआ या खवास हुआ या अन्य जातियाँ, अन्य उपजातियाँ हैं, सब अलग अलग अपना संगठन बना करके हम लोग काम करते थे। लेकिन भारतीय थारू कल्याण महासंघ हुआ जी, तो हम लोग सभी आदमी एक संगठित हो गए। इतना ही नहीं बल्कि हम एक कुरी से दूसरी कुरी में पहले शादी नहीं करते थे। अगर शादी की जाती थी तो हमें दंडित होना पड़ता था, समाज में दंड देना पड़ता था, प्रतिबंध था। लेकिन संगठन बनते बनते यह ऐलान हो गया कि नहीं, अब सभी लोग एक दूसरे कुरी में शादी करें, या हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। इसके लिए बहुत में ही मैंने कहा, क्या कहा जाए, संगठन का यह बहुत बड़ा देन है। इतना ही नहीं बल्कि आपस में जो भी झगड़े झंझट होते थे सब हम लोग जाते कोर्ट में या कहीं जाते थे, आपस में लड़ते भिड़ते थे। लेकिन आज इतनी सुविधा है कि गांव में अगर कोई समस्या है तो ग्राम के जो प्रतिनिधि हैं, जो भारतीय थारू कल्याण महासंघ के,
वो उसको निष्पादन करते हैं। अगर वहाँ से निष्पादन नहीं हुआ तो क्षेत्र में वो भेज देते हैं, क्षेत्र उसको निष्पादन करता है। अगर वहाँ भी निष्पादन नहीं होता है तो केंद्र सरकार भारतीय थारू कल्याण महासंघ की केंद्रीय समिति में भेज देते हैं और उसका निष्पादन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बतला रहा हूँ कि बहुत पहले दरदरी में एक कांड हुआ था, जिसमें कि इतनी बड़ी कांड हो गया कि हिंदू मुस्लिम का फीलिंग हो गया। वहाँ पर प्रशासन की तरफ से थारुओं को अरेस्ट करने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन सभी हम लोग संगठित होकर के वहाँ दरदरी गए और उसका हम लोगों ने समाधान किया। बाद में आपस में तालमेल हो गया, आपस में समझौता हो गया। इतना ही नहीं बल्कि 4-5 साल पहले आपका भेलाही कुनई पानी वाला में झगड़ा हुआ, जिसके चलते उसमें 2 आदमी की मृत्यु भी हो गई, 1-2 आदमी घायल भी हो गए, ट्रैक्टर भी फूंक दी गई, दोनों तरफ से केस हो गए, कोर्ट में लोग दौड़ रहा था लोग। यह संघ का प्रयास हुआ कि प्रयास करते ही मेरे ख्याल से कि साल भर के अंदर में सारा केस जो है समाप्त हो गया, सब आपस में हम लोग सुलह उलह कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि 2016 में एक गोली कांड हुआ, जो कि नौरंगिया गोली कांड से प्रसिद्ध है वो। उसमें 6 आदमी पुलिस के द्वारा 6 आदमी को गोली मार दी गई, 1 आदमी का रीढ़ की हड्डी टूट गया। हम लोगों ने भारत संघ की तरफ से प्रयास किया है। प्रयास करने के बाद सब लोगों को सरकार की तरफ से दवा दारू हुआ, किसी को बगहा में हुआ दवा, किसी को जो थोड़ा सा सीरियस हुआ तो उसे बेतिया भेज दिया गया, और जो ज़्यादा सीरियस हो गया तो पटना भेजा गया। इतना ही नहीं बल्कि 2 मरीज को तो दिल्ली में भेज करके और उसका दवा कराई गई। इतना ही नहीं बल्कि दवा कराने के बाद भी जब आयोग गठन हुआ, आयोग जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल के बाद हर जो मृतक परिवार हैं उन्हें 9-9 लाख रुपया दी गई, और उनके परिवार से एक व्यक्ति का नौकरी के लिए भी सरकार ने चिट्ठी भी निकाल दी है। यह हमारा संघ का क्या कहा जाएगा, एक देन है, बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। और उतनी बड़ी लड़ाई संघीय स्तर पर ही लड़ा गया तभी संभव हुआ। हाँ, इतना ही नहीं, अगर सच में कहा जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 8 जनवरी 2003 के पहले कोई भी एक भी थारू लड़का रेलवे में नहीं था, चपरासी तक नहीं था। लेकिन आज हमारा लड़का, हमारा थारू समाज रेलवे में देखा जाए तो हर पद पर चला गया है। इतना ही नहीं, जो एसएसबी की बहाली वाल्मीकि नगर में जिस समय हुई 2006 में, वहाँ पर देखा गया कि एक बैच 60 लड़के की वहाँ पर बहाली की गई। रेलवे में पुलिस में हुई, या आपका सीआरपीएफ में हो रहा है, या आज दरोगा बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। तो यह हमारा संगठन का देन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं कि संघ ने कुछ नहीं किया। जो गुमराह कर रहा है, मैं सोचता हूँ कि वो समाज के प्रति या समाज का वो सबसे बड़ा घातक आदमी है वो। हम चाहेंगे यह कि सभी लोग मिलजुल कर के हम लोग काम करें, संगठित रहें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। इतना ही नहीं, संघ बनने के बाद ही आपका जमुनिया रघुवीर उच्च विद्यालय, आपका बखरी बाजार रामनगर प्रखंड में जगन्नाथ उच्च विद्यालय, गुनौली में धर्मजीत सिंह उच्च विद्यालय, हरनाटांड में जुगुल शाह जनजाति बालिका उच्च विद्यालय, जड़ार में आपका मदन गोपाल आदर्श विद्यालय, यह हाई स्कूल खुले गए हैं। संघ का ही देन है कि आज ये कॉलेज भी हम लोग हरनाटांड में चला रहे हैं। अगर सबों का सहयोग रहा तो यह कॉलेज भी बहुत ही अच्छा ढंग से चलेगा। तो इतना विकास होते हुए भी हमारे कुछ समाज को गुमराह कर रहे हैं, यह गलत काम है। मैं चाहूँगा कि सभी थारू समाज के जो भी हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं या बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सब लोग सहयोग करें ताकि हम लोग और इसको आगे विकास कर सकें।
इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने जो संगठन बनाया है उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड के सभी भाइयों से राय भी हुई है कि हम लोग एक कार्यालय जो है दिल्ली भी बनावें और सब राज्य से हम लोग चंदा दें और वहाँ ज़मीन खरीद के मकान बनावें और वहाँ पर हमारा कार्यालय चलेगा। ये भी प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो पटना में भी हमारे राज्य स्तर का एक कार्यालय हम लोग वहाँ भी बनाना शुरू कर देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा ताकि यह हमारा समाज आगे और बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अपना लंबा अनुभव शेयर किए और आपके जो अनुभव चाहे आपके बताई गई बातों से नए पीढ़ी के जो जनरेशन के बच्चे हैं, नौजवान हैं, वे सीख लेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।